हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी शिक्षा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के बारे में। तो किडनी में यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है। अबाउट 1300 ml ऑफ ब्लड एंटर द किडनी, 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट। जो किडनी है, किडनी के अंदर 1300 ml ऑफ ब्लड एंटर होती है। किसमें से एंटर होती है? जो हार्ट एक बार जो पंप करती है उनमें से जो 20% कार्डियक आउटपुट होती है वो किडनी के अंदर एंटर होती है। तो यूरिन आउटपुट वन डे में कितनी होती है? किडनी जो ब्लड को फिल्टर करती है, फिल्टर करने के बाद क्या प्रोड्यूस करती है? यूरिन की फॉर्मेशन करती है। तो एक हेल्दी अडल्ट में देखें तो वन डे में 1.5 लीटर 1 से लेकर 1.5 लीटर यूरिन एक्सक्रीट आउट होती है किडनी से डेली। देन जो किडनी के अंदर यूरिन की फॉर्मेशन होती है वो 3 प्रोसेस मेनली फॉर्मेशन होती है। 3 प्रोसेस में फॉर्मेशन होती है। जो फर्स्ट प्रोसेस क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकेंड प्रोसेस ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड प्रोसेस ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो इस 3 प्रोसेस से यूरिन की फॉर्मेशन होती है। तो किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? नेफ्रॉन प्रेजेंट होती हैं, जो कि किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जिसमें कि जो ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है और यूरिन की फॉर्मेशन होती है। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें कैसे ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है? तो ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल किसको इनक्लोज करके रखती है? ग्लोमेरुलस को इनक्लोज करके रखती है। तो ये एफेरेंट आर्टेरियोल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नेफ्रॉन में एंटर होती है और एक बंच लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको ग्लोमेरुलस बोलती हैं। तो ग्लोमेरुलस किसको इनक्लोज करके रखती है? ग्लोमेरुलस कैप्सूल से इनक्लोज करके रहती है। तो ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलस कैप्सूल के बीच में क्या प्रेजेंट होती है? एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो जिसकी हेल्प से जो ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, ब्लड में जितने भी वेंटेड मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो ये कैप्सूल में, ग्लोमेरुलस कैप्सूल में पास हो जाते हैं। तो इसके बीच में जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कैसी दिखती है? तो ये है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की डायग्राम। तो ये जो ऊपर वाली पार्ट में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये कैपिलरी सेल्स हैं। तो कैपिलरी सेल्स यानी कि स्क्वामस सेल्स से बने हुए होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम, जो कि कैपिलरी सेल्स से ही डिराइव्ड होती है। तो और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये एंडोथेलियम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे यानी कि ये इसके नीचे क्या प्रेजेंट होती हैं? जो रीनल कैप्सूल की जो इनर लाइनिंग में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, या फिर पोर्ट लाइक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि पोर्ट शेप जैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है। तो इस सेल्स को क्या बोलते हैं? पोडोसिस्ट बोलते हैं। तो पोडोसिस्ट कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? जो ये है रीनल कैप्सूल की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होती हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहती है। तो ये जो 3 पार्ट को क्या बोलते हैं? जो एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसिस्ट, इन 3 मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की हेल्प से जो ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है और ब्लड में जितने भी वेंटेड मटेरियल है वो रीनल कैप्सूल से बाहर निकल जाती है। इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से रीनल कैप्सूल में एंटर होती है। तो ये जो सेल्स है एंडोथेलियम या फिर पोडोसिस्ट सेल में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस पोर्स की हेल्प से जो ब्लड आती है, ब्लड में जितने भी वेंटेड मटेरियल है जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट है, वो इस पोर्स की हेल्प से इजीली रीनल कैप्सूल में आ जाती हैं, चली आती हैं। ये रीनल कैप्सूल में चली आती है इस मेम्ब्रेन की हेल्प से। लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जैसे कि यूरिया, एमोनिया, कुछ अमाउंट वाटर, ये सब स्मॉल मॉलिक्यूल होती हैं जो कि इस मेम्ब्रेन की हेल्प से इजीली पास हो जाते हैं। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल होती हैं जैसे कि ब्लड सेल्स या फिर प्लाज्मा, वो लार्ज मॉलिक्यूल हैं, इसीलिए इस जो पोर्स से वो फिल्ट्रेट नहीं हो पाती।
यानी कि इस पोर्स से बाहर रीनल कैप्सूल में एंटर नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होती हैं तो इजीली एंटर नहीं हो पाती। तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल इजीली पास हो जाती हैं, जो कि वेस्ट मटेरियल है, वाटर या फिर यूरिया, एमोनिया, कुछ अमाउंट ऑफ, वो इजीली पास हो जाती हैं। और जो लार्ज मॉलिक्यूल इजीली पास नहीं हो पाती। तो इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की हेल्प से जितने भी वेस्ट मटेरियल है ब्लड का, वो फिल्टर होती हैं और रीनल कैप्सूल में से पास चली आती हैं। देन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर। तो जो प्रेशर में ग्लोमेरुलस में फिल्टर होती है उसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर बोलती हैं। तो मेनली कौन सी प्रेशर में जो ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है? फास्ट जीबीएचपी क्या है? ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ग्लोमेरुलस में जिन प्रेशर से ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, तो जो फिल्ट्रेशन होती है उसमें प्रेशर लगती है फिल्टर होने के लिए। ग्लोमेरुलस में भी प्रेशर लगती है, कैप्सूल में भी प्रेशर लगती है। जो ग्लोमेरुलस में जो प्रेशर लगती है उसको जीबीएचपी बोलते हैं, यानी कि ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ग्लोमेरुलस में जो प्रेशर होती है वो कितनी mmHg होती है? 60 mmHg प्रेशर होती है। देन सीएचपी क्या है? कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये रीनल कैप्सूल में जो प्रेशर से ब्लड की फिल्टर होती है उसको क्या बोलती हैं? कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो कैप्सूल में कितनी प्रेशर लगती है ब्लड को फिल्टर होने के लिए? 20 mmHg प्रेशर लगती है। एंड ग्लोमेरुलस कैप्सूल फिल्टर ईच किडनी ईच कॉल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ईच किडनी में जो जिन प्रेशर में ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है उसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, यानी कि GFR बोलते हैं। यानी कि जो ईच किडनी में जिन प्रेशर से ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। 1 मिनट में जितनी अमाउंट ऑफ फिल्टर होती है प्रेशर से। देन BCOP क्या है? ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर कितनी mmHg होती है? टोटल 30 mmHg रहती है। देन NFR क्या है? नेट फिल्ट्रेशन रेट। तो जो सारे प्रेशर को मिला के क्या बोलती है? नेट फिल्ट्रेशन रेट बोलती है। तो ये नेट फिल्ट्रेशन रेट कितनी होती है? तो ये सारे प्रेशर को मिला के बनती है। कौन कौन सी प्रेशर को मिला के बनती है? GBHP ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस CHP कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस BCOP यानी कि ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो GBHP कितनी mmHg होती है? 60 mmHg माइनस CHP कितनी mmHg होती है? 20 mmHg प्लस माइनस BCOP कितनी mmHg होती है? 30 mmHg। तो इन तीनों को जब माइनस करती हैं तो कितनी mmHg रहती हैं? ओनली 10 mmHg होती है। जो NFR नेट फिल्ट्रेशन रेट कितनी होती है? 10 mmHg होती है। देन जो GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो बोलते हैं, तो 1 मिनट में 1 मिनट में कितनी अमाउंट ऑफ जो ब्लड फिल्टर होती है, अगर मेल में देखते हैं तो 125 ml जो ब्लड फिल्टर होती है मेल में, और फीमेल में कितनी ml ब्लड फिल्टर होती है 1 मिनट में? 105 ml ब्लड फिल्टर होती है जो मेल। अगर हम 1 डे में कहें तो 1 डे में कितनी ब्लड फिल्टर होती है? मेल में 180 लीटर ब्लड फिल्टर होती है और फीमेल में 150 लीटर ब्लड फिल्टर होती है ग्लोमेरुलस में। सेकंड प्रोसेस क्या है? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है? तो इस रीनल कैप्सूल में जितने भी फिल्ट्रेट आती है, फिल्ट्रेट में कुछ वांटेड मटेरियल होती है जो कि हमारी बॉडी को नीडेड है, वो ये ट्यूबुलर कैपिलरीज में रीअब्जॉर्ब हो जाती है। इसको ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो ये कैसे होती है? ये ट्यूबुल्स में ही होती है। जो रीनल ट्यूबुल्स मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड हुए। फर्स्ट है PCT प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, देन लुबोफेले एंड DCT। तो फर्स्ट PCT में जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होती है कैसे होती है? PCT यानी कि फर्स्ट पार्ट है नेफ्रॉन का,
यानी कि जो ट्यूबुल का फास्ट पार्ट है जो कि ग्लोमेरुलस कैप्सूल्स के साथ कनेक्ट रहती है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल बोलते हैं पीसीटी को। और ये फास्ट पार्ट है ट्यूबुल्स का जो कि कनेक्ट रहती है। तो जो पीसीटी में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होती है, यानी कि जो 70 to 80% जो रीएब्जॉर्प्शन वो पीसीटी में ही होती है, क्योंकि जो फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस कैप्सूल में आके फास्ट पीसीटी में ही एंटर होती है, इसलिए यहाँ पे 70 to 80% रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में ही हो जाती है। देन कैसे होती है ये मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कैसे कर पाती है पीसीटी? जो पीसीटी की इनर लाइनिंग में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होती हैं जिसको क्यूबिडल सेल्स बोलते हैं या फिर क्यूबिडल इपिथेलियम बोलते हैं। तो ये है पीसीटी की इनर लाइनिंग में क्यूबिडल इपिथेलियल सेल की लाइनिंग होती है और इस सेल्स में क्या प्रेजेंट होती हैं? प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया इस सेल्स को पावर देते हैं, एनर्जी देते हैं, ताकि जो मैक्सिमम जो रीएब्जॉर्प्शन होती है ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में 70 to 80% जो रीएब्जॉर्प्शन जो पॉसिबल हो पाती है, जो फिल्ट्रेट में जितने भी वांटेड मटेरियल होती है वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में रीएब्जॉर्ब हो जाती है। देन जो पीसीटी में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, यानी कि जो यहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती हैं? इसको पावर देती हैं, एनर्जी देती हैं, इसीलिए यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। देन पीसीटी परमिएबल फॉर बोथ वाटर एंड आयन। जो पीसीटी में बोथ वाटर भी जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाती है और आयंस भी। आयंस यानी कि जितने भी बॉडी में वांटेड मटेरियल होती हैं वो पीसीटी की हेल्प से ही पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जो फिल्ट्रेट में जितना भी वांटेड मटेरियल है वो मैक्सिमम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाती है पीसीटी की हेल्प से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेटरी अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। देन सेकंड पार्ट कौन सी है? ट्यूबुल्स का लूबोफेले। तो पीसीटी आगे जाके एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाती है जिसको लूबोफेले बोलते हैं। जो पीसीटी में जो नीचे जाती है इसको डिसेंडिंग लिम्स ऑफ लूबोफेले बोलते हैं और जो ऊपर जाती है उसको असेंडिंग लिम्स ऑफ लूबोफेले बोलते हैं। दो लिम्स होती हैं, एक होती है डिसेंडिंग लिम्स जो नीचे जाती है, तो इस डिसेंडिंग लिम्स क्या एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करती हैं? परमिएबल फॉर वाटर। तो ये जो डिसेंडिंग लिम्स वाटर की एब्जॉर्प्शन मोर अमाउंट में करती है और ये जो असेंडिंग लिम्स क्या करती है? परमिएबल फॉर आयन। तो ये जो असेंडिंग लिम्स जो कि ऊपर जा रही है वो वाटर की एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करती है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में ये वाटर एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करती है। देन लास्ट पार्ट कौन सी है? ट्यूबुल्स का डीसीटी। तो डीसीटी को क्या बोलते हैं? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल ये है डीसीटी, जो कि ट्यूबुल्स का लास्ट पार्ट है और ये नेफ्रॉन से ग्लोमेरुलस कैप्सूल से दूर है, इसलिए इसको डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल बोलते हैं। तो डीसीटी में कौन सी एब्जॉर्प्शन होती है? यहाँ पे कंडीशनल एब्जॉर्प्शन होती है, यानी कि हमारे बॉडी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है। तो डीसीटी में मेनली कौन सी एब्जॉर्प्शन होती है? वाटर की मोर अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डीसीटी में ही होती है। कैसे होती है डीसीटी में? जब हमारी बॉडी में मोर अमाउंट ऑफ वाटर होती है तो जो डीसीटी में वाटर की जो एब्जॉर्प्शन लेस अमाउंट में होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर तो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, इसीलिए वाटर की एब्जॉर्प्शन लेस अमाउंट ऑफ होती है डीसीटी में। लेकिन जब हमारी बॉडी में लेस अमाउंट ऑफ वाटर रहती है, यानी कि हमारी बॉडी जब डिहाइड्रेट होती है, हमारी बॉडी में वाटर की जो अमाउंट कम होती है, तब ये डीसीटी में मोर एब्जॉर्प्शन होती है, यानी कि जो यूरिन में जितना भी वाटर की कंटेंट होती है वो ब्लड में ज्यादा से ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाती है, मोर एब्जॉर्प्शन होती है। जिसको क्या ये कैसे होती है? जब हमारी बॉडी में लेस वाटर होती है तो जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, हमारी बॉडी में लेस वाटर होती है, तो एक हार्मोन रिलीज होती है
जिस हार्मोन को क्या बोलती हैं, एडीएच हार्मोन बोलती हैं। तो ये एडीएच हार्मोन यानी कि एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन बोलती हैं। तो ये हार्मोन कब सिक्रिएट होती है हमारी बॉडी से, जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तभी एडीएच हार्मोन सिक्रेट होती है और ये हार्मोन जाके किडनी में एक्ट करती हैं। तो ये किडनी में जाके जो डीसीटी को ये स्टिमुलेट करती हैं, ताकि जब हमारी बॉडी में वाटर की जो अमाउंट कम होती है तब जो डीसीटी में जो यूरिन में जो वाटर की कंटेंट को वो ब्लड में रीअब्सॉर्ब करवा देती है एडीएच हार्मोन, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वाटर की जो बैलेंस बना के रखती है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं हो पाती। तो ये एडीएच का मेन फंक्शन होती है। और जब हमारी बॉडी में वाटर की मोर अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं तभी ये एडीएच हार्मोन सिक्रेट नहीं होती, ओनली लेस वाटर में ही। जब हमारी बॉडी में कम वाटर होती है, डिहाइड्रेट होती है हमारी बॉडी, तभी ही ये एडीएच हार्मोन हमारी बॉडी से सिक्रेट होती है, जो कि वाटर की बैलेंस को ये रेगुलेट करती है हमारी बॉडी में। तो ये एक प्रोसेस में ये रेगुलेट करती है वाटर की बैलेंस को। हेल्प इन वाटर बैलेंस थ्रू दी हेल्प ऑफ रास, एक सिस्टम की हेल्प से ये रेगुलेट करती हैं, उसको रास बोलते हैं, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसी सिस्टम बोलते हैं। तो इस सिस्टम की हेल्प से हमारी बॉडी में जो वाटर की बैलेंस को ये रेगुलेट करती है। जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, जो वाटर ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाती है, तब वो यूरिन में जो वाटर की कंटेंट कम हो जाती है, उस यूरिन को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बोलते हैं, यानी कि उस यूरिन में जो वाटर की कंटेंट कम हो जाती है। तो ये एडीएच का मेन फंक्शन होती है, जो कि डीसीटी में आके ही मेन एक्ट करती है, काम करती है। देन थर्ड प्रोसेस क्या है, ट्यूबुलर सिक्रिएशन। ट्यूबुलर सिक्रिएशन कैसे होती है, तो जब ब्लड फिल्टर हो जाती है, फिल्टर होने के बाद कहाँ पे आती है, इफेरेंट आर्टेरियोल की हेल्प से फिल्ट्रेट ब्लड आती है। देन इफेरेंट आर्टेरियोल छोटे छोटे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाती हैं। तो इस फिल्ट्रेट ब्लड में अभी भी कुछ वेस्ट मटेरियल है जो कि हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। तो इस वेस्ट मटेरियल को किसमें ये छोड़ देती हैं, ये ट्यूबुल्स में छोड़ देती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सिक्रिएशन बोलते हैं। तो इस ट्यूबुलर सिक्रिएशन में कौन सी मेन पार्ट छोड़ती है, K+, जो कि फिल्ट्रेट ब्लड में होती है, K+, एमोनिया, H+, ये सब जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से ट्यूबुल्स में छोड़ देती हैं, सिक्रेट कर देती हैं, सिक्रेट ब्लड कैपिलरीज टू ट्यूबुल, ब्लड कैपिलरिस्ट से ट्यूबुल में छोड़ देती हैं ये सब जो वेस्ट मटेरियल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।